हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम जो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे वो है कैस्पर कॉइन का, जिसका सिंबल है CSPR। 138 नंबर रैंक पे है। कॉइन मार्केट कैप पे देखोगे अच्छी खासी लेवल की पोजीशन है, लेकिन इसको जो डेवलप होने में काफी टाइम लगा। 2015 से इस पे काम शुरू हुआ था। 2021 में मार्च में आके ये इसके टोकोनॉमिक्स लॉन्च हुई थी और प्रोजेक्ट पूरा लाइव हुआ है। तो काइंड ऑफ लाइक बहुत एक्सटेंसिव वर्क चला है बैकएंड में, और अभी करंट में वर्क कर रहा है। किस तरह का वर्क, मतलब किस तरह का होल इंफ्रास्ट्रक्चर इसका, उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इसकी टोकोनॉमिक्स कैसी है, फ्यूचर पोटेंशियल कैसा है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है, इसको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर बाई कर लिया है तो होल्ड करना चाहिए या फिर दूसरे कॉइन में अपनी पोजीशन कन्वर्ट कर लेनी चाहिए। ये सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा जब हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करो एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी अपडेट टाइप पे मिलती रहे। करंट में आप देखो इसका प्राइस तो $0.02977 पर ट्रेड कर रहा है। एंड अगर इसकी मार्केट कैप की बात करूं तो $181 मिलियन की मार्केट कैप है, और ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छी खासी आ रही है, $6 मिलियन की। इट इज फाइन, लाइक जितने जिस हिसाब से एक्सचेंज पर अवेलेबल है उस हिसाब से इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम ठीक ठाक आ रही है। सर्कुलेशन में सप्लाई कितनी, 6.09 बिलियन अभी करंट में सर्कुलेशन में। टोटल सप्लाई इसकी 11.1 बिलियन है। और मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे अपडेटेड नहीं है क्योंकि वो फिक्स नहीं है, इसमें इन्फ्लेशन होता है। उसको हम डिटेल में अभी देखेंगे कितना इन्फ्लेशन रेट है और किस हिसाब से ये वर्क करता है। इसकी टोकोनॉमिक्स जब देखेंगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा कौन से एक्सचेंज पे अवेलेबल है। क्योंकि बाई नेचर लेयर 1 नेटवर्क है, इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। इन्होंने क्रॉस चेन एक्सेसिबिलिटी किसी भी अदर नेटवर्क पर प्रोवाइड नहीं की है। आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, जो भी लोग बाई कर रहे हैं या फिर करेंगे, दैट यू कैन ओनली बाय ऑन एक्सचेंजेस। तो आपको क्यूकॉइन पे मिल जाएगा, कॉइन लिस्ट प्रो पे मिल जाएगा, बिटहम पे, गेट.io पे, होबी ग्लोबल पे मिल जाएगा। इस तरह के देयर सो मेनी, OKX पे भी मिल जाएगा। देयर सो मेनी एक्सचेंज यहाँ पे अवेलेबल है। इफ यू वांट टू बाय यू मे बाय फ्रॉम देयर। तो आपके पास एक ही चॉइस है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज से बाई करना। इसका अगर आप एक्सप्लोरर खोलोगे तो वहां पे आपको डिटेल पता चल जाएगी। आज की डेट में इनके 100 वैलिडेटर्स हैं। अब ये एक बेसिक सिद्धांत होता है, जब भी आप वैसे मैं डिटेल में वीडियो अवेलेबल कराऊंगा इस पे। नवंबर में मेरी शादी है और शादी से पहले ही मैं रिकॉर्ड कर लूंगा ऐसी वीडियो जो हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में, हाउ टू डू टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, या फिर कैंडलस्टिक किस किस टाइप की होती है। इन सब की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज है आपको उस दौरान देखने को मिलेंगे। मैं रिकॉर्ड करके रखता रहूंगा, वहां पे अवेलेबल करा दूंगा क्योंकि उस टाइम पे मैं बिजी रहूंगा। तो आप खुद भी कर सकते हो। और ये बेसिक सिद्धांत मैं बता दूं, जब भी प्रूफ ऑफ स्टेक वाले किसी भी जो कंसेंसस को फॉलो करे, कोई भी ब्लॉकचेन, अगर आपको उसको जज करना है तो आपको जितने ज्यादा उस पर वैलिडेटर होंगे उतना ही ज्यादा नेटवर्क डिसेंट्रलाइज रहता है और उतना ही ज्यादा बेटर रहता है नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए। जितने कम वैलिडेटर्स होंगे उतना ही उसका इजी रहता है कॉम्प्रोमाइज होना। इसमें 100 है ठीक है, लेकिन एक अच्छे नेटवर्क की पहचान है 200 250। अगर उस पर ये चले जाते हैं तो उतना ही बेटर है। अगर बहुत अच्छी कंडीशन मतलब 200 250 होने चाहिए। देयर सो मेनी प्रूफ ऑफ स्टेक वाले जिन पर 1000 भी आपको मिल जाएंगे वैलिडेटर्स, लेकिन 100 भी कम नहीं होते। 100 से ऊपर अच्छी जोन में ही आ जाता है। अगर 50 से कम है तो फिर बहुत पुअर कंडीशन में उसको आपको मतलब ये देख लेना चाहिए। अगर 50 से कम है तो आपको उसको पुअर में काउंट करना चाहिए, और वो इतना ज्यादा बेटर नहीं जितना 100 से ऊपर होने चाहिए। अगर अदर ब्लॉकचेन की बात करें तो ज्यादातर जो अच्छे लेवल की प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी या फिर प्रूफ ऑफ हिस्ट्री वाली जो ब्लॉकचेन है, उनमें आपको 100 से ज्यादा इजीली देखने को मिल जाएगी। यहाँ भी सर्कुलेशन सप्लाई जो दिखा रहा है वो है 6.09 बिलियन, विच इज ट्रू। वहां पे भी उतनी शो कर रहा था, विच इज लाइक 54.5% ऑफ टोटल सप्लाई जो इसकी 11 बिलियन है। उसके करंट मतलब कंपेरिजन में देखेंगे, देयर सो मेनी वैलिडेटर, जिसमें कुछ आपको नामचीन नाम भी मिल जाएंगे। एवरस्टेक जो इथेरियम 2.0 में भी कह सकते हैं अपना नोड रन करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई एक कंपनी है। एंड इस तरह का आपको कई सारे मिल जाएंगे जो बड़े लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है जो नोड रन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑलरेडी, और वो उस पे वैलिडेटर है इसके नेटवर्क पे। इसका जो सिक्योरिटी ऑडिट हुआ था, क्वांट स्टैंप ने किया था। अब ये जो सिक्योरिटी ऑडिट हुआ है 15 जुलाई 2022 को, तो कह सकते हैं रिसेंट ही है, अभी कुछ महीने पहले का ही है। इसमें इन्होंने इनको बहुत ही पुअर कह सकते हैं ग्रेड दिए हैं, क्योंकि इन्होंने 13 ऐसे इश्यू फाइंड आउट किए हैं जो अनरिजॉल्व हैं, और इनमें से 2 काफी क्रिटिकल हैं। इन इश्यूज को आप जब डिटेल में देखोगे तो आपको QSP1 और QSP2 जो इश्यू दिखा रहा है, इनका डिस्क्रिप्शन है। पहला है इनक्रिप्टेड वॉल्ट एंड पासवर्ड सॉल्ट आर इजीली एक्सेसिबल, ये हाई रिस्क है। साइनर कनेक्शन एस्टेब्लिश ग्लोबली टू मल्टीपल साइट, ये भी हाई रिस्क है। तो इन्होंने काफी ज्यादा पुअर इनको वो दिया है, ग्रेडिंग दी है, और ये सही नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी में इनको अच्छा खासा मिलना चाहिए। एक अच्छी ब्लॉकचेन को जज करते हैं तो मैंने ऑलरेडी बताया, ट्रायलेमा जो होता है, 3 फैक्टर होते हैं, उनमें से एक मेन फैक्टर सिक्योरिटी भी होता है। अगर आपको आपके फंड की या फिर आपके असेट्स की सिक्योरिटी नहीं है ब्लॉकचेन पे,
देन इट इज नॉट गोइंग टू बी कंसीडर एज द गुड ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे इनका इश्यू है, मे बी इन्होंने काम करना शुरू किया हो या अपग्रेड करें इस चीज को, फिर दोबारा ऑडिट कराएं और दोबारा इस चीज को अपडेट करें। अभी तक नहीं है, अभी तक इन्होंने यही रिपोर्ट अवेलेबल कराई है। अब थोड़ा सा देखते हैं टोकोनोमिक्स पार्ट को, फिर जाएंगे इनकी वेबसाइट पे और इनके फीचर्स को देखेंगे। इनिशियली जब इसका इन्होंने लॉन्च किया था कॉइन, तो इसमें कई सारे टाइप से इन्होंने कॉइन की जो सप्लाई अवेलेबल कराई थी, जिसमें ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रखे थे, जिनमें कुछ प्राइवेट सेल में, कुछ पब्लिक सेल में इस तरह से अवेलेबल कराए। तो उसके बाद 1% सप्लाई 100 मिलियन कॉइन इन्होंने कॉइन स्टेट कर कॉइन लिस्ट है उस पे अवेलेबल कराए थे, वहां से सेल आउट किए थे। तो कुल मिला के कितने सर्कुलेशन में आए, ऑप्शन 1 में इन्होंने रखा, जो उसकी सेल डेट थी वो रही थी मार्च 23 से 28 तक 2021 में, और इसका लॉकअप जो पीरियड है वो 12 महीने का है, यानी 1 साल तक ये लॉकअप रहेंगे, उसको 6 महीने में वेस्टिंग शेड्यूल में ये अनलॉक हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा मार्च 25 से मार्च 28 तक 1 महीने, सॉरी, एक इसमें भी 6 महीने का लॉकअप था और उसका 6 महीने में ये अवेलेबल हो जाएंगे। तीसरा जो ऑप्शन रखा है मार्च 26 से मार्च 28 तक, इसमें 40 दिन का लॉकअप था और फिर फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे, कोई उसके बाद वेस्टिंग शेड्यूल नहीं था। ठीक है। अब इसमें 8%, इसमें 4%, इसमें 4% सप्लाई अवेलेबल कराई थी, और ये लगभग सारी सप्लाई सर्कुलेशन में आ चुकी है, दैट इज फॉर श्योर, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो कॉइन कॉइन लिस्ट से इन्होंने 100 मिलियन यानी 1% ऑफ द सप्लाई जो अवेलेबल कराई थी, वो भी सर्कुलेशन में आ चुकी है, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखनी है कि ये जैसे इन्होंने यहाँ पे चार्ट अवेलेबल कराया कैस्पर टोकन के बारे में, कि जो ऑप्शन 1 एंड 2 एंड 3 का जो था, किस तरह से अनलॉक हुए 2022 में, किस किस महीने में वो पूरी तरह से सर्कुलेशन में आ गए। दैट इज फाइन, दैट इज टोटली एक्सेप्टेबल। सितंबर तक आप लास्ट में देखोगे, यहाँ तक लगभग सब सर्कुलेशन में आ गए। अब यहाँ पे एक चीज आती है, इन्फ्लेशन, क्योंकि जो इनको नोड जो वैलिडेटर्स उनको जो रिवॉर्ड देते हैं, स्टेकिंग रिवॉर्ड देते हैं, उसके लिए इसके कॉइन में इन्फ्लेशन होता है, यानी इसकी सप्लाई बढ़ती है। तो इन्फ्लेशन रेट इसका कितना है, 8%। एनुअल इन्फ्लेशन रेट है, यानी हर साल 8% कॉइन बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि जेनेसिस के टाइम पे 10 बिलियन इनके CSPR थे, तो उसके कंपैरिजन में ये इन्होंने 8% का ये फिगर ले लिया कि 80 मिलियन हर साल इसके जो सर्कुलेशन है वो बढ़ते जाएंगे। तो आप ऐसा समझ लो, हर साल इसकी सप्लाई बढ़ेगी और बढ़ ही रही है ऑलरेडी, एंड इट विल कंटिन्यू टू डू सो, बिकॉज इनको स्टेकिंग का रिवॉर्ड पे करना है, तो ये वाला मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। ठीक है। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सीन आ जाता है कि जिस भी कॉइन में सिर्फ इन्फ्लेशन हो, सप्लाई ना घटे। इन्फ्लेशन कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इन्फ्लेशन से वैल्यू क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, वैलिडेटर्स के लिए अच्छा है, नेटवर्क के लिए अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्हें चाहिए रिटर्न्स, और रिटर्न्स मिल सकते हैं जब उसका प्राइस बढ़े। प्राइस नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसकी मार्केट कैप भी बढ़ती है, सप्लाई बढ़ जाती है, तो प्राइस नहीं बढ़ता। उसको थोड़ा सा डिटेल में अभी चार्ट पे हम देखने वाले हैं। दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आपको और भी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, किस तरह से वर्क करते हैं, क्या क्या इनका होल मैकेनिज्म है। बेसिकली मैं आपको इन शॉर्ट थोड़ा सा कवर कर देता हूँ। इंटरप्राइज लेवल की सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसको सेस बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सॉल्यूशन। ब्लॉकचेन बेस्ड सारे सॉल्यूशंस हैं इनके, बड़े बड़े लेवल पे पार्टनरशिप करते हैं आप इनकी सर्विस मतलब यूज करके, और अपने कोई भी पर्टिकुलर सर्विस होस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब ये उसमें दो चीजों को बेसिकली फॉलो करते हैं। पहला है CBC। CBC प्रोटोकॉल का मतलब है करेक्ट बाय कंस्ट्रक्शन, इसका फुल फॉर्म होती है। तो उसमें एक स्पेसिफिकली अपग्रेडेड मैकेनिज्म यूज करते हैं, जिसको BFT बोलते हैं। ठीक है ना, जिसकी फुल फॉर्म है बाइजेनाइट फॉल्ट टॉलरेंस। ये थोड़ा टिपिकल है। उसमें होता क्या है, बेसिकली होता ये है कि ये इस कंसेंस को यूज करके मतलब कह सकते हैं कि ज्यादा स्केलेबिलिटी भी अचीव कर पाते हैं। ज्यादा स्केलेबिलिटी अचीव करने के साथ साथ इनका जो कहना है कि मतलब जो ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होने के बाद भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट सोल्यूशन चाहिए या पब्लिक सोल्यूशन चाहिए, दोनों को ये टैकल कर सकते हैं एज पर देयर डॉक्यूमेंट्स। लेकिन फिर भी अगर आप इनको देखोगे तो इनको अच्छे ग्रेड नहीं मिले हैं इनके, सॉरी, उसमें जो सिक्योरिटी ऑडिट में इनको अच्छे ग्रेड मिल रही है, जिसके लिए ये काफी अच्छे लेवल पर क्लेम करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। IPWE मेटाकास्ट, इन्होंने लाइक सेवर प्रोजेक्ट्स को ग्रो किया है। इन्होंने बोला है कि कैसे इन्होंने 300 नए क्लाइंट लेके आए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए 4 महीने के अंदर, अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके। मेटाकास्ट है जो NFT बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। वाइज डॉट आर्ट है, डी म्यूजिक है, विच इज लाइक क्रिएटिंग अनदर लेवल रिलेशन बिटवीन सिंगर्स एंड लिसनर्स, उनके फैंस, म्यूजिशियन और उनके फैंस के बीच में। वो एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह के इनके कई सारे अलग अलग फीचर्स भी हैं। इकोसिस्टम की बात करोगे तो देयर सो मेनी सेफाई, मतलब अगर यहाँ पे सेफाई डिफाई लिखा है, इसका मतलब सेंट्रलाइज फाइनेंस एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स बहुत सारे इसके लाइव हैं।
कैस्पर पैड है, फ्रेंडी डॉट मार्केट, स्वैपरी एंड ऑल दैट। देयर सो मेनी एक्सप्लोरर एंड अदर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो भी इस पे अवेलेबल है इनके सॉल्यूशंस। एंड गेमिंग एंड एनएफटी बेस्ड भी इनके काफी सारे अवेलेबल है, वैलिडेटेड स्टेकिंग पूल्स भी अवेलेबल है। अलॉन्ग विद दैट इन्होंने क्लेम किया कि एक्सचेंज वॉलेट में होवी ग्लोबल की जो वॉलेट की सर्विस है, दे आर प्रोवाइडिंग इट एंड दे आर होस्टिंग इट। अब यहाँ पे एक चीज आती है ध्यान में रखने वाली, ठीक है, टेक वाइज देयर इज नो प्रॉब्लम, प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अपने एडवांस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं वो भी फाइन है, और प्रोजेक्ट्स की बात करोगे तो ठीक ठाक है, और अगर इसकी परफॉर्मेंस भी देखोगे तो इतनी ज्यादा बुरी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम अब मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको दो हाईलाइट कर चुका हूँ। पहले तो सिक्योरिटी वाला इनका ठीक नहीं है, जो मैं आपको यहाँ बताया, 13 अनरिजॉल्व इश्यूज हैं। और दूसरा इनका प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन वाला। अब देखो बहुत सारे कॉइन है जिनमें इन्फ्लेशन है, उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, इथीरियम में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के साथ उसमें डिफ्लेशन भी है, मतलब जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है उतना बर्न भी होता है लंदन हार्ट फॉर्क के बाद, तो उसमें इतना ज्यादा दिक्कत नहीं हो। प्लस वो क्राउन लेवल पे उसका यूज केस, इसका यूज केस, उसका यूज केस में अंतर है। वो जिस लेवल पर अडॉप्ट हो रहा है उस लेवल पर हम इसको नहीं कंसीडर कर सकते। दूसरा है सोलाना में भी इन्फ्लेशन है, शुरू में 8% था, लेकिन उसमें इन्फ्लेशन हर साल घटता जाता है, 15%, 15%, यानी उस 8% का 15% घटता जाता है, और लास्ट में एक एक रेट पे फिक्स हो जाएगा, विच इज लाइक 1.5%, विच इज फाइन, क्योंकि 2% का इन्फ्लेशन बहुत ही हेल्दी इन्फ्लेशन माना जाता है, उतने से कोई दिक्कत नहीं होती है। इवन अगर आप देखोगे कई बार डाटा आता है, जब फेड का डाटा आता है तो वो ये बयान देते हैं कि वो तब तक रेट हाइक करते रहेंगे जब तक इन्फ्लेशन 2% पे ना आ जाए, क्योंकि 2% इज फाइन, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सोलाना का लॉन्ग टर्म में जो इन्फ्लेशन है वो रिड्यूस होकर 1.5% पे ही रह जाएगा। सिमिलरली वेलास का भी है, लेकिन उनका डिफाइंड है और घटता जाएगा, लेकिन इसका 8% पे फिक्स है। ये अच्छा नहीं है, ये मतलब इतना ज्यादा सर्कुलेशन में आएंगे तो फिर अच्छा नहीं रहेगा आगे के लिए। दूसरी चीज, अगर इन्फ्लेशन के साथ बहुत ज्यादा लेवल पे ये नेटवर्क यूज भी होते हैं, और इनके अदर यूज केस भी हैं जिसकी वजह से उन पे अडॉप्शन ज्यादा क्रिएट होगा। अगर आप इसके कंपेरिजन लेयर वन जो ये नेटवर्क है और लेयर वन वो नेटवर्क अगर आप कंपेयर करोगे, मोर स्केलेबल, मोर फास्ट, मोर सिक्योर एंड कह सकते हो बेटर कंसेंसस को यूज करने वाले हैं अनडाउटली, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप कंपेयर करके देख सकते हो। नेक्स्ट थिंग, अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पे दिखाता हूँ, तो चार्ट से आपको कंडीशन क्लियर होगी कि जब ये इनिशियली आया था, यहाँ पे देखोगे, जब आप प्राइस पे देखोगे तो $0.79 पे ट्रेड कर रहा था जब इनिशियली ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद प्राइस घटना शुरू हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली जो सप्लाई है वो सर्कुलेशन में आना शुरू हुई होगी, जो प्राइवेट सेल और पब्लिक सेल में इनको अवेलेबल कराई गई थी इन्वेस्टर्स को। दैट इज फाइन। उसके बाद अब ये आप कॉन्स्टेंटली इसको डाउन आते ही देखोगे, क्योंकि सप्लाई बढ़ती रही। अब इसके मार्केट कैप के टर्म से देखोगे तो आप ज्यादा जज कर पाओगे। शुरू में यहाँ पे सप्लाई अपडेट नहीं होगी, उसके बाद जब सप्लाई अपडेट हुई तो इसकी इनिशियली मार्केट कैप आप लेके चल सकते हो, $174 मिलियन की मार्केट कैप थी। और बाद में इसको जब बुलरन वाली सिचुएशन क्रिएट हुई, जब बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन देखने को मिला 2021 के एंड में, तब इसने लगभग $587 मिलियन की मार्केट कैप भी अचीव कर ली थी। यानी अगर इनिशियल स्टेज से देखोगे तो मार्केट कैप में 4-4.5 गुना का फर्क देखने को मिला, यानी 4 से 4.5 गुना मार्केट कैप बढ़ी, लेकिन प्राइस में नहीं बढ़ा। क्यों? सप्लाई बढ़ गई। अब दूसरा रीजन आता है कि मान लो ठीक है, अब लॉन्ग टर्म के लिए आप वेट करो इसमें, अगर आप बुल रन का वेट करते हो, तो इसमें ऑलरेडी आपको बता दिया मैंने कि इसमें 8% का इन्फ्लेशन है और कोई घटने का वो नहीं है, और अडॉप्शन भी बहुत हाई लेवल पे नहीं है कि जहां पे वो चीज काउंटर हो जाए। तो मेरा अनबायस्ड ओपिनियन इसके लिए क्या होगा, टेक वाइज बहुत अच्छा है, ठीक है, लेयर वन ब्लॉकचेन है, बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे यूज हो रही है, मतलब एंटरप्राइज लेवल पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, तो टेक्निकल लेवल पे ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये कॉइन अच्छा नहीं है। आपको इस कॉइन को बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो कुल मकसद है वो है ज्यादा से ज्यादा रिटर्न उठाना। आप इसमें अच्छे रिटर्न नहीं उठा पाओगे। दूसरी बात है कि अगर जिन लोगों ने बाई कर लिया है, अगर कुछ लोगों ने गलती से इस हाई लेवल पर बाई किया है, यानी अगर आपने यहाँ पे बाई कर लिया, मतलब 0.2 या 0.1 लेवल के जो लेवल था जब मतलब जो नवंबर 2021 में, मार्च के बाद जो घटना शुरू हुआ है इस लेवल तक आ गया था। अगर उस रेंज में किया है तो आप बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, क्योंकि वहां तक पहुंचने में इसको बहुत टाइम लगेगा, बहुत अच्छे लेवल पर ऑप्शन चाहिए, और साथ में इसकी सप्लाई भी बढ़ती जाएगी, तो प्राइस में अप्रिसिएशन इतना जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने नियर अबाउट इसी प्राइस के आसपास बाई किया, 0.029, 0.03, 0.04 तक, तो आप एक अच्छा खासा, जब भी इसमें पंप आए, कोई इवेंट अगर होने वाला हो, अभी तो रिसेंट में कोई नहीं हो रहा है, अगर हो तो उस टाइम पे आप एग्जिट करके दूसरे लेयर वन किसी ब्लॉकचेन में इन्वेस्ट कर लोगे तो ज्यादा अच्छे रिटर्न उठा पाओगे कंपेयर टू दिस ब्लॉकचेन, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं है, टेक वाइज बहुत अच्छा है। सो दैट्स माय अनबायस्ड ओपिनियन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग इट।
बाय सीइंग द होल डायनामिक्स जो इसकी है, उसको देख के मैं आपको कंक्लूड करके बता रहा हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।